शर्मा शाम के 6:30 बजने वाले हैं और अब वक्त है आपको आज की रिसर्च के बारे में बताने का। आज की रिसर्च कहती है कि दुनिया के 15 शहरों पर जल प्रलय का खतरा मंडरा रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो दुनिया के ये 15 शहर एक दशक के भीतर, 10 साल के भीतर डूब सकते हैं। वो शहर कौन से हैं, उनके नाम भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये शहर डूबेंगे क्यों, इस सवाल का जवाब है 1,90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला एक ग्लेशियर, जिसे वैज्ञानिकों के नाम दिया है डूम्सडे ग्लेशियर, यानी विनाश के दिन वाला ग्लेशियर। चेतावनी मिली है कि ग्लेशियर खुद को समुद्र में टूट कर गिर जाएगा और अपने साथ साथ बाकी ग्लेशियर्स को भी समुद्र में खींचेगा। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन रिसर्च कहती है कि जिस दिन ये सभी ग्लेशियर टूटकर समुद्र में गिरेंगे तो समुद्र का जल स्तर 9 फीट तक बढ़ेगा। इसके बाद दुनिया भर में समुद्र से सटे शहरों पर भयानक खतरा मंडराएगा। वैज्ञानिकों ने अभी से दुनिया के 15 बड़े शहरों के लिए चेतावनी जारी की है। इस चिंतित करने वाली रिपोर्ट पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। डूम्सडे ग्लेशियर कब है? आएगी जल प्रलय, थवाइट्स थर्राएगा, महाविनाश लाएगा। बर्फीले पर्वत की वार्निंग, बजी खतरे की रिंग। कुदरत का महाप्रकोप, कोई नहीं पाएगा रोक। ग्लेशियर के गुस्से से डूब जाएगा पृथ्वी लोक। धरती पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यूं समझ लीजिए कि फ्लोरिडा शहर जितना बड़ा ग्लेशियर का पहाड़ जब समंदर में समाएगा तो महाविनाश लाएगा। वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से धरती को बड़ी चेतावनी दी है। ये चेतावनी अंटार्कटिका में मौजूद एक विशालकाय ग्लेशियर को लेकर है। वैज्ञानिकों ने इस ग्लेशियर का नाम डूम्सडे ग्लेशियर रखा है। डूम्सडे ग्लेशियर यानी विनाश के दिन वाला ग्लेशियर। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये चेतावनी कितनी खतरनाक है। डूम्सडे ग्लेशियर, जिसे थवाइट्स ग्लेशियर भी कहा जाता है, इस पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों ने क्या कहा है, जरा आप भी गौर कीजिए। डूम्सडे ग्लेशियर के कमजोर हिस्सों में गर्म पानी रिस रहा है। इससे समुद्र के जल स्तर के बढ़ने का खतरा बन रहा है। ग्लेशियर पिघला तो दुनिया में समुद्र स्तर 1.6 फीट बढ़ेगा। डूम्सडे ग्लेशियर अपने पड़ोसी ग्लेशियर्स को भी अस्थिर कर रहा है। बाकी ग्लेशियर भी टूटे तो समुद्र स्तर 9.8 फीट बढ़ेगा। समंदर से सटे इलाकों में जल प्रलय का खतरा बढ़ेगा। अमेरिका, ब्रिटेन के 13 वैज्ञानिकों की टीम ने यह रिसर्च की है। ग्लेशियर पर करीब 6 महीने बिताए, शोध किया। ग्लेशियर की ग्राइंडिंग लाइन की निगरानी की गई है। यहाँ ग्लेशियर लगातार पिघलकर समुद्र में गिर रहा है। वैज्ञानिकों की रिसर्च सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। रिसर्च में साफ तौर पर कहा गया है कि डूम्सडे ग्लेशियर से लगातार गर्म पानी रिस रहा है। इस वजह से लगातार ग्लेशियर का 98 फीट हिस्सा पिघल रहा है और समंदर में मिल रहा है। इस वजह से ये ग्लेशियर लगातार कमजोर हो रहा है। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है कि इसे लेकर हम सभी को बहुत चिंतित होना चाहिए। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब ये ग्लेशियर पूरी तरह से पिघलेगा तो समंदर से सटे इलाकों में भयानक बाढ़ आएगी। आगे क्या बताया गया है, जरा ये भी जान लीजिए। 21वीं सदी के आखिर तक 83% ग्लेशियर पिघल जाएंगे। दुनिया भर के तटीय इलाकों में बाढ़ आ सकती है। ग्लेशियर पिघलने से हर साल समुद्र स्तर 4% बढ़ रहा है। एक के बाद एक ग्लेशियर समंदर में गिरते जाएंगे। ये ग्लेशियर 1,92,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। डूम्सडे ग्लेशियर का बेस समुद्र के नीचे है। समुद्र का पानी गर्म होने से ग्लेशियर पिघल रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं। कुल मिलाकर डूम्सडे ग्लेशियर इस वक्त अस्थिर हो चुका है। ऊपर से समंदर की गर्म लहरें इसे लगातार कमजोर करती जा रही हैं। दुनिया पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। महाविनाश का खतरा, महातबाही का खतरा, जल प्रलय का खतरा। खतरा मुंह सामने खड़ा है, लेकिन इंसान नहीं संभल रहा। वो धरती का लगातार दोहन कर रहा है, प्रकृति के विनाश के दरवाजे खोल रहा है। और जिन्हें इस धरती की चिंता है वो हैं वैज्ञानिक, जो लगातार हमें चेतावनी दे रहे हैं। अभी भी संभलने का वक्त है। अगर नहीं संभले तो तबाही तय है। ये ही सबसे बड़ा भय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
ग्लेशियर इस दुनिया में जहां जहां भी मौजूद हैं वो मीठे पानी के एक ऐसे जरिया हैं जो कि भविष्य के लिए एक बहुत बेहतर पृथ्वी देते हैं और भविष्य के लिए बहुत बेहतर जरूरत भी पूरी करते हैं। लेकिन अगर ये पिघल जाते हैं तो डर होता है जिंदगियों के खत्म होने का, वो जो समुद्र के किनारे हैं। डूम्सडे ग्लेशियर का भय आखिर क्यों है और क्या जल प्रलय आएगी, यही हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक मेरे पीछे आप ग्लेशियर का रूप देख रहे हैं। डूम्सडे ग्लेशियर के कमजोर हिस्सों से गर्म पानी रिस रहा है, यानी इसके हिस्से अब टूटने या अलग होने की तरफ बढ़ रहे। इससे समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। ग्लेशियर पिघला तो समुद्र का स्तर 1.5 फीट करीब करीब पूरे समुद्र का बढ़ जाने की बात है। डूम्सडे ग्लेशियर अपने पड़ोसी ग्लेशियर्स को भी अस्थिर कर रहा है। यह खुद तो हट रहा है लेकिन साथ में, और अगर सभी ग्लेशियर टूटे तो 9.5 से ज्यादा फीट मतलब करीब 10 फीट समुद्र का तल ऊपर हो जाएगा। समुद्र का स्तर, समुद्र से सटे इलाकों में जल प्रलय का खतरा बढ़ेगा। अमेरिका और ब्रिटेन के 13 वैज्ञानिकों की टीम ने यह रिसर्च की है। ग्लेशियर पर करीब 6 महीने बिताए उन्होंने, शोध किया, चीजों को जाना, समझा। ग्लेशियर की ग्राउंडिंग लाइन की निगरानी की गई, ग्राइंडिंग लाइन की निगरानी की गई। यहां ग्लेशियर लगातार पिघलकर समुद्र में गिरता जा रहा है। लोगों के लिए आम सी बात हो सकती है, लेकिन जब एक बड़ा इलाका ग्लेशियर का तबाह होकर गिरता है तो वो तबाही का एक दूसरा रूप होता है। धरती पर क्या जल प्रलय का खतरा? डूम्सडे ग्लेशियर से जुड़ी हुई इस खबर से 21वीं सदी के आखिर तक 83% ग्लेशियर पिघल जाएंगे। दुनिया भर के तटीय इलाकों में बाढ़ आ जाएगी, जिसकी पूरी संभावना है। ग्लेशियर पिघलने से हर साल समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। एक के बाद एक ग्लेशियर अगर समुद्र में पिघल के गिरते गए तो ये ग्लेशियर करीब जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका इलाका, एरिया देखिए, 1,92,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 1,92,000 स्क्वायर किलोमीटर, इतने बड़े तो कई देश भी नहीं है। डूम्सडे ग्लेशियर का बेस समुद्र के नीचे है। समुद्र का पानी गर्म होने से ग्लेशियर पिघल रहा है और जलवायु परिवर्तन की वजह से यह सब कुछ यहां पर हो रहा है। जलवायु परिवर्तन जिस तरीके से हो रही, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अब साइंटिस्ट की भाषा में अगर मैं आपको ये चीज समझाऊं तो जो ग्लेशियर हैं वो जितना ऊपर दिखते हैं उसका 1/9 हिस्सा ही ऊपर होता है, 1/10वां हिस्सा, यानी 9 हिस्से नीचे होते हैं। और यह स्थिति ग्लेशियर के डर से इसीलिए बढ़ा रही है। 1,92,000 किलोमीटर बड़ा ये ग्लेशियर अपने साथ कितनी बर्फ अपने नीचे समेटे हुए है वो भी एक बड़े खतरे की तरह है। और फिर यूं ही नहीं ये चीजें यहां पर हो जाती हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। धीराज बनर्जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं भूवैज्ञानिक के तौर पर, विशाल सिंह पर्यावरणविद के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। धीराज सर, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, इस ग्लेशियर को लेकर जो चिंताएं हैं, जो चेतावनियां हैं, ये पहले भी सामने आती रही हैं, अब इतना डर क्यों? क्या वाकई ब्रेक इवन पॉइंट पर ये ग्लेशियर आ चुके हैं? नहीं, ब्रिंक स्टेज पे तो नहीं आई है अभी भी, पर हाँ, ये जैसे कि प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम अभी भी है और प्रॉब्लम बनी हुई है और थोड़ा बढ़ती जा रही है। बढ़ती रहने का कारण क्या है कि ये ओशनिक करंट्स जो होती है, ओशनिक करंट्स में ये जलवायु परिवर्तन के विषय से ओशनिक करंट में बहुत सा फर्क आया है। तो जो हॉट वाटर करंट्स होती हैं वो नॉर्मली जो होती है वो सरफेस पे होती हैं और कोल्ड वाटर करंट डीपर होती है। तो इनके मूवमेंट में फर्क आ गया है। इनका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है, क्योंकि गर्म पानी कहाँ से आती है? गर्म पानी आती है इक्वेटर से, विषुवत रेखा के आसपास से गर्म पानी और ये पोलर रीजन से ठंडी पानी आती है। तो इन दोनों के पानी के मूवमेंट जो है सारा का सारा जो है ग्लेशियर बचता है। तो अब क्या हो रहा है कि उसमें गर्म पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है। कुछ ऐसा कि कहा जा रहा है कि अर्थ के अंदर जो पृथ्वी के अंदर जो डायनामो है हमारा, उसकी उसमें से गर्मी जो है बाहर, ऊर्जा जो है बाहर निकल रही है और मेंटल से थोड़ा हीट ज़्यादा निकल रही है
उसके वजह से जो है पानी गर्म हो रहा है और डायरेक्शन चेंज हो गए हैं इनके, जो है सी वेव के जो करंट्स के wave, वो चेंज हो गए और वो डायरेक्टली जाके टकरा रहे हैं ग्लेशियर्स के ऊपर। और ये ग्लेशियर जो है ये कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, आप कभी तो हम बात कर रहे हैं खाली कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर के, पर देर आर ऑल्सो ग्लेशियर्स विच आर माउंटेन ग्लेशियर। माउंटेन ग्लेशियर से भी खतरा बना हुआ है। माउंटेन ग्लेशियर में दूसरी तरह का खतरा बना हुआ है कि माउंटेन से गिरती हैं, उसमें तबाही आती है, लोगों में फ्लड, बाढ़ आती है। तो इसलिए उसमें दोनों तरह का खतरा है। उसमें जो अभी भी जो मौजूदा जो सभ्यता है, जो रहने वाले जो, उनमें भी खतरा है। तो दोनों तरफ से खतरा हमारे पास है, पर ये कितने दिनों में आएगा, कितने दिनों तक चलेगा, इसका बताना अभी भी मुमकिन नहीं है। और जो भी एस्टिमेट है वो सब अंदाजे का है और अटकलबाजी का है। ठीक है सर, अंदाजे का और अटकलबाजी का है। विशाल सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं पर्यावरणविद के तौर पर। विशाल, ये खबर कितना डराती है कि अगर ये अपने साथ और भी ग्लेशियर्स को सी में खींचता है, ये ग्लेशियर टूटने के बाद, तो फिर जो पानी का लेवल है वो करीब 10 फीट तक ऊंचा होगा और वो कोस्टल एरियाज को पूरी तरीके से डुबो देगा। कई शहर डूब चुके होंगे। देखिए, ये तो काफी मतलब खतरे की बात तो है ही। कोस्टल एरिया, जो तटीय इलाके हैं, आप जिनकी 15 सिटीज की इस रिपोर्ट में बात भी हुई है, उनके लिए तो ये तुरंत कुछ कदम उठाने पड़ेंगे कि आप अपना कोई अडेप्टेशन प्लान या इस तरह से कोई एक नीति बनानी पड़ेगी कि जिसके थ्रू फिर आज ये अगर 10 साल में अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो उन्हें ये शहर कहाँ जाएंगे, कहाँ इनको विस्थापित किया जाएगा, किस तरह की दुविधाएं आएंगी। तो ये भी एक शोध का मुद्दा है। जैसा कि अभी धीरज सर ने हाँ सर ने बताया, उसके हिसाब से भी इस माउंटेन ग्लेशियर्स का भी एक इम्पैक्ट है। और अगर अब इसमें आप हिमालय के ग्लेशियर्स की बात करें तो वो भी तेजी से पिघल रहे हैं और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आने वाली है वाटर स्कैर्सिटी की। हालांकि ग्लेशियर मेल्ट का कंट्रीब्यूशन अलग अलग रिवर में अलग अलग है, लेकिन अगर आप हिंदू कुश हिमालय को पूरा लें तो लगभग 1/4 पॉपुलेशन इन ग्लेशियर्स पे किसी न किसी तरह से डिपेंडेंट है। दुनिया की 1/4 पॉपुलेशन जो इन ग्लेशियर्स पे डिपेंडेंट है, जो कि आपकी इकोसिस्टम सर्विसेज इन ग्लेशियर्स के थ्रू मिलती आई है। अब अगर इनमें चेंज आएगा तो हमें किस तरह से अडेप्टेशन प्लान बनाना होगा, किस तरह से कम्युनिटीज अडेप्ट करेंगी, किन शहरों पे जल संकट आएगा, तो बहुत कुछ ये एक बहुत खतरे की बात है। इस चीज को हमें कॉम्प्रिहेंसिवली देखना पड़ेगा कि क्या क्या इसके रिpercussions हो सकते हैं। कुछ एरियाज में ग्लेशियर्स बढ़ भी रहे हैं, जैसे काराकोरम में, लेकिन वो काराकोरम अनोमली है। लेकिन अगर आप दुनिया में देखें, चाहे माउंटेन ग्लेशियर्स हो या ग्लेशियर जिनके बारे में सर ने चर्चा की, तो उनमें एक रैपिड डिक्लाइन या ग्लेशियर मेल्ट नजर आ रहा है। ठीक है धीरज सर, अगर ये ग्लेशियर टूटते हैं तो इससे सबसे जो बुरा संकेत है, जो सबसे बैड सिग्नल है धीराज बनर्जी सर, वो क्या मिलते हैं हमको? क्या केवल हम इतना ही कह सकते हैं कि अर्थ का जो कोर है उसमें कुछ प्रॉब्लम है या अंदर कुछ हो रहा है? ये केवल बहुत छोटे से हो सकता है या इसका असर बहुत बड़ा पड़ने वाला है, केवल सी लेवल राइज होने से अलग? हो रहा है वो हो रहा है, पर ऐसा है कि उसका जो टाइम फ्रेम है, जिस टाइम फ्रेम की बात हम कर रहे हैं, वो बहुत लंबा है। वो जो है लाखों साल की बात है। ये ऐसा नहीं है कि ये पिछले अगले अगले 10 साल में और 20 साल के अंदर जो है सब हो जाएगा। ये सब जो है सैकड़ों साल लगेंगे इसको करने में, सैकड़ों हजारों साल लगेंगे, तब वो मेल्ट होंगे। और मेल्ट होके अगर तो असर भी जो होगा वो धीरे धीरे कोस्टल एरिया में, बिल्कुल जो समुद्र के किनारे जो बस्ती है, जो रहती है, उनको थोड़ा सा है 10 फीट 12 फीट ऊपर पहाड़ों पे जाना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसा जो है जो डराना फैलाना जा रहा है कि सब डूब जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, खास करके बांग्लादेश वाले तो कह रहे हैं तो हमारा बांग्लादेश डूब जाएगा और जितने आइलैंड कर रहे हैं पश्चिमी कहते, ऐसा नहीं है। हाँ, पानी बढ़ेगा कि कोस्टल एरिया डूबेंगी और फिर घटेंगी।
क्योंकि ऐसा कि जैसे बता रहे हैं कि ग्लेशियर बन भी रहे हैं, ग्लेशियर जैसे जैसे आपका जो है ग्लेशियर डूब रहे बन रहे हैं, दूसरी जगह बन भी रहे हैं। हिमालय में भी तो बन ही रहे हैं, पर आल्प्स में भी बन रहे हैं, अपलेशन में भी बन रहे हैं, सारे में भी बन रहे हैं। तो दोनों दोनों चीजें चल रही हैं। कभी कोई ज्यादा तेज बढ़ जाता है, कभी कुछ कम हो जाता है। वाकई कभी कोई ज़्यादा तेज बढ़ जाता है, कभी कोई कम हो जाता है। लेकिन ये लाखों सालों से चलने वाली जो एक्टिविटी है, जिसके चलते इतने बड़े ग्लेशियर के टूटने का खतरा है, भले आज ना हो, कुछ दिन बाद हो, ये इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? केवल करंट में चेंज आ जाना, सी के ओशन करंट में, या और कुछ? देखिए, अब सारा का सारा जो खेल है वो ओशन करंट का है, चाहे वो वातावरण में है, ऊपर वो एटमॉस्फेयर में है या वाटर एटमॉस्फेयर में। क्योंकि पानी के वजह से जो टेम्परेचर जो वेरिएशन होता है सरफेस से ऊपर तक, वो कंट्रोल होता है करंट से। तो डिफरेंट टाइप ऑफ करंट होते हैं, वो सारे के सारे एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो ये जब करंट जब चेंज होते हैं, और करंट का चेंज होना क्या होता है कि डीप सी में जो कभी कभी जो वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, या उसके अलावा और भी बहुत सारे क्रैक्स डेवलप होते हैं, उससे हीट जनरेट होती है। हीट जनरेशन से वो जो है जो सिस्टम था वो सिस्टम टूट जाता है। तो ओरिजिनल ओरिजिनल सिस्टम के टूटने से करंट में बदलाव आ जाता है। जो पर ये कोई जो करंट जा रही नॉर्थ ईस्ट जा रही है, वो नॉर्थ ईस्ट से जाना के नॉर्थ ईस्ट की चलेगी। तो नेचुरली जो 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 उस रास्ते में पड़ेगा, उसमें उसके एनवायरनमेंट में फर्क पड़ेगा, उसके पानी में फर्क पड़ेगा। तो पानी में फर्क पड़ेगा तो एटमॉस्फेयर में पड़ेगा, एटमॉस्फेयर पड़ेगा तो उसका प्रेसिपिटेशन रेट फर्क होगा। वहाँ पानी बरसेगा, कहीं पे कहीं सूखा पड़ेगा। तो ये सारे जो है सारा सब है, तो सारा खेल जो है वो समुद्र से, ये 3/3 पृथ्वी का जो वर्क है, इसके बारे में अभी भी बहुत कम जानते हैं हम। और सारा का सारा दुनिया का वो खेल इसी सारे समुद्र के अंदर से ही होता है, कंट्रोल होता है। पूरी दुनिया के खेल समुद्र के अंदर से ही कंट्रोल होता है। ये हाँ, ये चीज़ें वो हैं जो कि प्रोफेसर धीरज बनर्जी इसको भूवैज्ञानिक हैं, तो चीज़ों को दर्शकों के सामने रख रहे हैं कि कहाँ से क्या हो रहा है। लेकिन विशाल सिंह, मान लीजिए ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस में आ चुकी हैं और फ्यूचर में जाकर कई सालों बाद ऐसा होना अब तय हो चुका है, तो इसका असर केवल सी लेवल राइज होने पर होगा, या फिर हमारे क्लाइमेट चेंज में भी बहुत ज़्यादा दिखेगा, या फिर हमारे फूड क्रॉप्स प्रोडक्शन में भी पड़ेगा, या सी फूड में भी बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है? देखिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हो रहा है या इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये तो एक एक डिबेटेबल और बहुत एकेडमिक क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप देखें कि जो रीसेंट हमारा ग्लोबल इमिशंस हैं या CO2 राइज है, उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो जरूर इन ग्लेशियर्स पे हुआ है। और अगर आप लास्ट जिस तरह से हमने पिछले 10,000 सालों में ग्रोथ की है, जिसे हम एंथ्रोपोसीन भी कहते हैं, जहाँ ह्यूमन ने कंप्लीटली इन्वायरमेंट को डोमिनेट करना शुरू कर दिया और लास्ट 70 ईयर्स में टेक ओवर कर लिया, उनकी वजह से भी ये कुछ चेंजेस बहुत रैपिड हो गए हैं। शायद ये जियोलॉजिकल प्रोसेस हो जो धीरे धीरे होता, लेकिन कुछ चीजें उसकी वजह से एक्सक्रिबेट हुई हैं। अभी जो इसके सिग्नल्स साफ नजर आ रहे हैं कि आपको सी लेवल राइज तो है ही, जो ग्लोबली एक्नॉलेज्ड है। लेकिन अगर आप अगर सब कॉन्टिनेंट की भी बात करें या हम सिर्फ इंडियन रीजन की ही बात करें, तो इराटिक वेदर इराटिक रेनफॉल्स, लॉन्ग पीरियड, मतलब बहुत लंबे समय तक सूखा, विंटर रेनफॉल में डिक्लाइन, इन सारी चीजों में असर पड़ रहा है। और उसका असर डेफिनेटली लाइवलीहुड पे पड़ेगा, लोगों पे पड़ेगा कि कैसे आपको क्रॉप को अपनी चेंज करनी पड़ेगी, या आप किस तरह से नए नए फसलों, या आपको शायद पुरानी चीजों पे जाना पड़े। तो ये सारे मुद्दे हैं, और ये सी क्रॉप्स के लिए भी मैटर करेगा। ये उन कम्युनिटीज के लिए भी मैटर करेगा जो कम्युनिटीज रिवर्स पे डिपेंडेंट है, सीज पे डिपेंडेंट है। क्या उनके लिए ये ट्रांजिशन कितनी जल्दी होगा, और कैसे वो अपने आप को इन सब चेंजेस से अडेप्ट करेंगे। ये इन चीजों पे काफी काम हो रहा है, लेकिन इस पे थोड़ा सा और ज्यादा शोध की जरूरत है। अब हम अगर हिमालय के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत सारी नदियां यहाँ से निकलती हैं। अगर करीब 10 बिग मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड आर हियर।
तो वो उन पे जो ग्लेशियर मेल्ट का असर पड़ेगा, उससे कैसे छोटे शहर बड़े शहर प्रभावित होंगे, ये सब देखने के लिए, ये सब देखना बहुत जरूरी है। और पानी, जैसे हम लोग सब सुनते हैं, बिन पानी सुध सून। आप कब तक इंजीनियरिंग करते रहेंगे और कब तक इन पानी को डिस्टेंट सोर्सेस से अपने पास लाते रहेंगे, ये भी एक मुद्दा है देखने के जिस पे हमें विचार करना चाहिए। ग्लेशियर इतने हमें, जरूरी क्यों हैं विशाल सिंह जी? सॉरी, ग्लेशियर इतने जरूरी क्यों हैं? ग्लेशियर, अब अगर आप देखें तो ग्लेशियर मतलब सबसे बड़ा वाटर रिजर्व्स हैं ग्लेशियर। इनसे ज्यादा आप समुद्र का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ग्लेशियर जो जो पानी मिलता है, उस पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश वाटर रिजर्व्स हैं। ये जितने भी पोलर कैप्स हैं, प्लस आपका हिमालय रीजन, ये सारे फ्रेश वाटर रिजर्व्स हैं। पानी 70% तो हमारा ग्लोब में वाटर, ये जिसको हम बिना बहुत एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी लगाए नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर ये गरीब तबके की बात करें, या जो लोग इस चीज को नहीं आगे अफोर्ड कर पाएंगे, उनके लिए ये यही एक साधन है। यही इन्हीं से रिवर्स चलती हैं, इन्हीं से सारा आपका क्रॉपिंग पैटर्न्स है, इन्हीं से आपका वेदर में भी इम्पैक्ट करता होगा, जैसे सर ने अभी बताया। तो ग्लेशियर्स, आई मीन, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। इनके मेल्ट होने से काफी चीजें चेंज हो जाएंगी, लेकिन किस रेट से मेल्ट होगा, कब तक मेल्ट होगा, ये भूवैज्ञानिक ही ज्यादा बता सकते हैं कि किस तरह से इसके चेंजेस होंगे। इसके चेंजेस किस तरीके से होंगे। धीरज सर, इसके लिए जाहिर सी बात है, जो आप बात बता रहे थे, रिसर्च बहुत पहले से चल रही हैं, स्टडीज चल रही हैं, उसको रिवर्स कैसे किया जाए इस पर भी बात हो रही है। क्या इंटरनेशनली जो भूवैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, ये मिलजुल कर काम कर रहे हैं, या हर कंट्री अपने हिसाब से इस पर काम कर रहा है? नहीं, काफी चीजें मिलजुल के भी हो रही हैं, कुछ चीजें इंडिपेंडेंट भी हो रही हैं। कुछ खास में कि जैसे कुछ साउथ अफ्रीका के कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका के कंट्रीज हैं, जो अंटार्कटिका के आसपास के इलाके में वो लोग इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। पर कुछ कमिटीज हैं जो जैसे रशियन का एक पूरा कंटिजेंट अलग ही काम कर रहा है। इसी की तरह से यूरोप के कई कंट्री मिले हुए हैं साथ में, और उसमें हमारे हिंदुस्तान वाले, इंडिया वाले भी, खास करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी और बाकी जो NCPR वगैरह जो है, वो लोग सब पोलर रीजन वाले उस पर काम कर रहे हैं। तो काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और बहुत लोग इंडिपेंडेंट भी और जॉइंटली भी काम कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी चीज जो है, जिसके ऊपर अभी तक जिसने कभी किसी ने बात नहीं छेड़ी है, वो है ग्लेशियर मेल्ट होने से जो फ्रेश वाटर है वो गलने से समुद्र की सैलिनिटी चेंज होती है, और सीप की सैलिनिटी बदलती, मतलब ऐसा कम हो जाती है। जब सैलिनिटी चेंज होती है तो सारे के सारे जो जानवर उसमें रहते हैं, उसके अंदर, उसमें फर्क आता है। और उस फर्क होने से क्या होता है कि पूरा का पूरा जो है, जिसे अंडर सी इकोलॉजी जो है, वो पूरी फर्क हो जाती है। तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें चेंजेस आती हैं। तो उसके ऊपर भी जी, आप एकदम सही तरफ इशारा कर रहे हैं। मैंने शायद विशाल जी से सवाल पूछा था कि सी फूड को लेकर जिसकी हम बात करते हैं, उस पर कितना असर पड़ेगा, लेकिन आपने वाकई कहा, अगर इतना ज्यादा फ्रेश इसमें मिल जाता है ग्लेशियर्स, तो पानी की सैलिनिटी अगर चेंज होगी तो उससे बहुत असर पड़ने वाला है सी क्रीचर्स पर, उनके ऊपर भी। बिल्कुल सही बात। समय मेरे पास कम है सर। अभी विशाल सिंह ने जो कहा है, वो चीजें बहुत वाजिब है, बहुत बिल्कुल सही हैं, वही चीजें होने वाली हैं। और बहुत धन्यवाद सर, धीरज सर आपका, और विशाल जी आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।